नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संतोष बाजपेयी द्वारा लिखित नॉवल कुछ भी हैपेंस, मेरी यानी मृद्विका की आवाज में सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 7। जय, ऋचा और रोज तीनों अपने प्रोजेक्ट पर जुटे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अमृता की तस्वीर चमकती है। वो ऑनलाइन है। हाय एवरीवन, जय, यहाँ का काम पूरा हो गया है। मैं हार्ड डिस्क डमरू के हाथ भिजवा रही हूँ, अमृता मुस्कुराते हुए कहती है। जय टाइप करता है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर। इसी बीच पिंकी की डेस्क पर फोन की घंटी बजती है। गुड आफ्टरनून, जेड्स एनिमेशन स्टूडियो। पिंकी प्रोफेशनल टोन में जवाब देती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है। मैं जगदीश नारायण जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ। सर, मिस्टर जय से मिलना चाहते हैं। जय और जगदीश नारायण जी आमने सामने बैठे हैं। जगदीश नारायण जी की आंखों में गर्व है। देखो बेटा जय, ये जो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दिया था ना, इसके लिए 18 कंपनियों ने मना कर दिया था। सबका कहना था कि ये फिल्म बन ही नहीं सकती। वो रुकते हैं और फिर मुस्कुराते हैं। और तुमने ये कर दिखाया। अब ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। अगले महीने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दुनिया भर से लोग आएंगे और मैं चाहता हूं कि तुम बोलो। डॉक्टर बोरगुडे मेरा बचपन का दोस्त है। मैंने उससे तुम्हारे बारे में बात की है। वो डॉक्टर नहीं है, इंसान के रूप में एक फरिश्ता है। आज जो मैं चल फिर रहा हूं, बोल रहा हूं, सांस ले रहा हूं, वो उसी की देन है। तुम्हारा इलाज मुमकिन है जय, और तुम एक बार उस डॉक्टर के पास गए भी थे, लेकिन उससे मिले बिना लौट आए। उसके पास तुम्हारी पूरी केस हिस्ट्री है और वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े डॉक्टरों में से एक हैं। इतना कहते कहते जगदीश नारायण की सांसें थोड़ा डगमगाने लगती हैं। वो कुर्सी से धीरे धीरे लुढ़कते हैं। जगदीश नारायण जी का घर, चारों तरफ हल्की सी बेचैनी लेकिन सन्नाटा पसरा है। जय, उनकी पत्नी और बेटी उनके चारों ओर खड़े हैं। दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बोरगुडे अंदर आते हैं। डॉक्टर बोरगुडे कमरे में नजर दौड़ाते हैं, फिर मुस्कुराते हैं। क्या बात है भाई, कौन से दिल पर अटैक आया है? जो भाभी जी ने ले लिया या फिर कोई पुरानी महबूबा याद आ गई? हाँ? जगदीश नारायण हंसते हैं, लेकिन हंसी खांसी में बदल जाती है। जय जल्दी से पानी का गिलास बढ़ाता है। जगदीश नारायण धीरे से जय का हाथ पकड़ते हैं, जैसे बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देना चाहते हो। जय उसकी आंखों में देखता है और सिर हिलाकर हामी भरता है। रोज, ऋचा, जय और डमरू डॉक्टर के कैबिन में बैठे हैं। डॉक्टर कहते हैं, जय, डमरू, आप दोनों जरा बाहर इंतजार करें। जय और डमरू धीरे धीरे बाहर चले जाते हैं। कमरे में अब सिर्फ डॉक्टर, रोज और ऋचा हैं। डॉक्टर कुछ पल चुप रहते हैं, फिर गंभीर आवाज में कहते हैं, क्या आपके पास उसके घर की कोई तस्वीर है? उसके दादाजी की कोई फोटो? अगर हो तो वो भी दीजिए। और वो जो लोरी थी और बांसुरी की जो धुन थी, क्या कोई उसे गा सकता है या वैसा ही बजा सकता है? कमरे में हल्की सी खामोशी छा जाती है। डॉक्टर की आंखों में कुछ ढूंढने की बेचैनी साफ झलक रही है। गांव में अमृता जय के घर की तस्वीरें हर कोण से ले रही है। कभी आंगन की ओर मुड़ती, कभी छत की ओर कैमरा उठाती। हर दृश्य को वो बेहद संजीदगी से कैद कर रही थी। शीला चुपचाप उसके पास आई और चाय का कप उसकी ओर बढ़ाया। अमृता बेटा, जरा चाय तो पी लो। अमृता ने एक हल्की मुस्कान के साथ कैमरा नीचे रखा। बस माँ जी, हो गया, हम लोग अगले हफ्ते मुंबई जा रहे हैं। उसने तस्वीरें मोबाइल में देखी और तुरंत रोज और ऋचा को भेज दी। उधर डॉक्टर बोरगुडे अपने कैबिन में बैठकर गहराई से उन तस्वीरों को देख रहे थे, एक एक फ्रेम को ध्यान से समझते हुए, जैसे किसी दबी हुई परत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। संगीत की लहरें गूंज रही थी। रिकॉर्डिंग रूम में वायलिन की मधुर धुन बज रही थी और टेक के बाद जय के चेहरे पर संतोष की रेखा उभर आई थी। भीतर से कुछ हल्का हो गया था शायद। एक कार लंबी सड़क पर चल रही थी। ड्राइवर एकटक सामने देख रहा था। पीछे की सीट पर अमृता, दीनानाथ जी और शीला बैठे थे।
खिड़की से हवा के साथ खेत और पेड़ पीछे की ओर सरकते जा रहे थे। स्टूडियो की एक ओर रूम में फॉली आर्टिस्ट साउंड इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहा था। दूसरी ओर कांच की दीवार के उस पार कंट्रोल रूम में जय और ऋचा खड़े थे, ध्यान से उस साउंड को महसूस करते हुए। सुबह की नमी और शांति के बीच अमृता जय के माता पिता के साथ खम्मन पीर बाबा की मजार पहुंची। उन्होंने हाथ जोड़कर दुआ मांगी, जय के लिए, उसकी भलाई के लिए। उस वक्त मजार के भीतर से एक कव्वाली की स्वर लहरियां उठ रही थीं। रात ढल चुकी थी। ट्रेन के भीतर अमृता, दीनानाथ जी और शीला अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। स्टेशन की सीटी गूंजी और ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। चुप्पी में बहुत कुछ था, विदाई, उम्मीद और एक नया रास्ता। दूसरी तरफ एक साउंड स्टूडियो में कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी एडिट किया जा रहा था। डॉल्बी साउंड इंजीनियर पूरी तन्मयता से काम में डूबा था। पीछे जय, डमरू और पिंकी चुपचाप खड़े थे। मुंबई की सड़कों पर कार तेजी से आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर ऋचा थी, बगल में अमृता बैठी थी और पीछे की सीट पर दीनानाथ जी और शीला चुपचाप थे। कार के भीतर एक अनकहा तनाव और उम्मीद दोनों साथ चल रहे थे। दूसरी ओर स्टूडियो की दीवारों के बीच एक रिकॉर्डिंग चल रही थी। दीनानाथ जी वही लोरी गा रहे थे जो कभी जय के दादाजी गाया करते थे। साथ ही उन्होंने वही बांसुरी भी बजाई जो जय की पसंदीदा धुनों में से एक थी। धीरे धीरे ये दृश्य बदलता है। अब वही धुन गांव के उस घर में गूंज रही है जो डॉक्टर ने कृत्रिम रूप से बनाया था, ठीक वैसे ही जैसे जय के बचपन का घर हुआ करता था। कमरे के बीचों बीच दादाजी बैठे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और उसी लोरी का अंतरा गा रहे हैं। इधर अस्पताल के भीतर जय को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया जा चुका है। उसे एक अंधेरे स्थान की ओर ले जाया गया है। सभी लोग चुपचाप उसका होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद जय की आंखें खुलती हैं। जब वो होश में आता है तो खुद को उसी गांव वाले घर में पाता है। सामने दादाजी हैं, वो प्यार से लोरी गा रहे हैं। जय की आंखें भर आती हैं। तभी दादाजी खांसते हुए लड़खड़ाते हैं और गिरने ही वाले होते हैं। जय घबरा कर पुकारता है, दादाजी। वो दौड़कर उन्हें पकड़ लेता है और गले से लग जाता है। धीरे धीरे सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, कोई खुशी से, कोई हैरानी से। जय बोलने लगता है, उसकी आवाज लौट आई है। सब लोग उसे घेर लेते हैं। ये एक चमत्कार जैसा क्षण है। रात के वक्त एक विशाल हॉल में कैमरे की फ्लैश लाइटें चमक रही हैं। जय और जगदीश नारायण साथ साथ हॉल में प्रवेश कर रहे हैं। मीडिया और रिपोर्टर लगातार तस्वीरें ले रहे हैं। हर तरफ चर्चा है जय की, उसकी वापसी की। हॉल के भीतर भीड़ उमड़ी हुई है। मंच पर जगदीश नारायण माइक पर आते हैं और जय का परिचय कराते हैं। जय मंच पर आता है, माइक थामता है और सबका धन्यवाद करता है। अपने माता पिता, अपनी शिक्षिका अमृता, जगदीश नारायण जी, रोज, ऋचा, अपने दोस्त डमरू, ज्ञान प्रकाश और अंत में डॉक्टर का भी। वो अपने फिल्म के बारे में भी बात करता है, उसकी आत्मा और सफ़र के बारे में। उसी समय अमृता अपने घर में टीवी पर ये सब देख रही है। चैनल वाले जय और रोज का नाम एक साथ ले रहे हैं, एक कपल के तौर पर। अमृता चुपचाप रिमोट उठाती है और टीवी बंद कर देती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम में जाती है और रात के सन्नाटे में नहाने लगती है। गांव की टीवी दुकान पर रात का सन्नाटा हल्के उत्साह में बदल गया है। गांव वाले टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए खड़े थे। स्क्रीन पर फिर से जय नजर आया, कुछ ऐसा करते हुए कि सबके चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। तभी एक ट्रक गुजरता है, उसके पीछे धूल उड़ती है और वो धूल धीरे धीरे रंगों में घुलने लगती है, जैसे होली का मौसम अचानक दस्तक दे देता हो। रंग बिखरने लगते हैं और सबके चेहरे खुशी से भर जाते हैं। रंगों के बीच एक होली गीत शुरू हो जाता है। जय, रोज, ऋचा, डमरू सब झूमते हैं, गाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। एक रंगीन उत्सव पूरे गांव को अपने में समेट लेता है। पर अमृता वहां नहीं है। सब लोग उसे बुलाने की कोशिश करते हैं, मनाने की भी, लेकिन वो इनकार कर देती है। वो होली नहीं मनाना चाहती। उधर अमृता अपने कमरे में बैठी है।
कंप्यूटर स्क्रीन पर वही फिल्म चल रही है जिसमें उसका जय के प्रति प्रेम साफ झलकता है। उसकी आंखें स्क्रीन पर जमी हैं, पर मन कहीं और भटक रहा है। मोबाइल की रिंग बजी। अमित का कॉल था। अमृता ने धीमे स्वर में कॉल उठाया। हाय अमित, कैसे हो? इतने दिन बाद अचानक कैसे याद आ गई हमारी? अमित की आवाज में एक ठहराव था। एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूं तुमसे शादी के लिए। अमृता थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सोच लो, पूरी जिंदगी गांव में ही गुजारनी पड़ेगी। अमित ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता क्या कि मैं 6 महीने गांव में रहूं और तुम 6 महीने न्यूयॉर्क? दृश्य बदलता है। जय अपने घर में तैयार हो रहा है। डमरू अंदर आता है। डमरू ने जैसे ही जय को तैयार देखा, मुस्कुरा कर छेड़ा, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो बिना बताए, वो भी ऐसे बन ठन के? जय थोड़ा झिझका, लेकिन तेजी से निकलते हुए बस इतना बोला, मुझे देर हो रही है, बाद में बताऊंगा। कहते कहते वो कार में बैठा और निकल गया। उधर रसोई से रोज एक प्याली चाय लेकर आई, इस बार साड़ी में। उसकी चाल में एक अलग ही गरिमा थी। डमरू ने जैसे ही देखा, आंखें चौड़ी कर ली। वाह रोज जी, आप साड़ी में तो कमाल की लग रही हैं। रोज मुस्कुराई। धन्यवाद, लीजिए चाय पियो। डमरू ने चाय लेते हुए टोका, चाय पियो नहीं, पीजिए। दोनों की हंसी छूटी ही थी कि रोज ने नजरों में उत्सुकता लिए कहा, डमरू, हमें गांव घूमना है, जहां जय पढ़ता था, खेलता था, सब देखना है। चलोगे ना हमारे साथ? डमरू ने बिना सोचे ही जवाब दिया, अरे क्या बात कर रही हैं आप, आइए हम सब दिखा देते हैं। कुछ ही देर में डमरू और रोज साइकिल पर सवार होकर गांव की गलियों में निकल पड़े। रास्ते में जो भी उन्हें देखता चौंकता जरूर। रोज को साड़ी में इस तरह घूमते देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। दोनों स्कूल पहुंचे जहां कभी जय पढ़ा करता था। रोज की आंखों में सब कुछ नए जैसा था, लेकिन डमरू के लिए हर चीज एक याद की तरह। इधर दूसरी ओर जय एक फूलों की दुकान पर खड़ा था। उसने एक गुलदस्ता तैयार करवाया अमृता के लिए। डमरू और रोज मैदान में खड़े थे। सामने बच्चों का शोर था और हवा में कुछ मासूम सी हंसी उड़ रही थी। रोज चारों ओर देख रही थी, जिसे गांव की सादगी को अपने भीतर समेट लेना चाहती हो। उधर कंप्यूटर क्लास के दरवाजे पर पोस्टमैन एक लिफाफा छोड़ गया। कुछ ही देर में अमृता ने दरवाजा खोला, लिफाफा उठाया और वहीं खड़ी खड़ी उसे फाड़कर पढ़ने लगी। चिट्ठी पढ़ते ही उसके चेहरे की रंगत बदल गई। इंस्टीट्यूट को 10 दिन में खाली करने का आदेश था। उसे किसी और पार्टी को कानूनी तौर पर बेच दिया गया था। उसी वक्त बाहर एक कार रुकी। दरवाजा खुला और जय नीचे उतरा। वो सीधा क्लास के भीतर आया। वहीं दूसरी ओर मंदिर की घंटियां गूंज रही थीं। रोज और डमरू वहां पहुंचे थे। रोज ने आंखें मूंदी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। फिर उसने एक बड़ी सी घंटी को धीरे से बजाया। टन। कंप्यूटर क्लास के भीतर अमृता अभी भी उसी पत्र के सामने चुप खड़ी थी। तभी जय उसके सामने आया। उसके हाथों में फूल थे। उसने मुस्कुराकर फूल आगे बढ़ाए। समझ नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कभी सच्चे दोस्त की तरह तो कभी अच्छे टीचर बनकर आपने मुझे रास्ता दिखाया। कितना खुशकिस्मत होगा वो इंसान जिससे आप मिलेंगी। अमृता की आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। वो कुछ नहीं बोली, बस पलटी और वहां से चली गई। बाहर डमरू और रोज स्कूल के पास पहुंच चुके थे। उन्होंने देखा अमृता तेजी से निकल रही है और जय वहीं खड़ा चिंतित सा देख रहा है। दोनों कुछ समझ नहीं पाए। रात को अमृता अपने घर पर भाई से उस नोटिस के बारे में पूछती है। भाई ने उसे समझाया कि अब इंस्टीट्यूट खाली करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा। अगली सुबह कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बाहर हलचल थी। बुलडोजर आ चुका था। मशीनें जमीन हिला रही थीं और धीरे धीरे वो इमारत ढहाई जा रही थी जहां कभी सपने पनपते थे। अमृता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप खड़ी थी, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। इस संस्थान से उसका एक गहरा जुड़ाव था। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी,
बल्कि उसका सपना था। उधर जय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के उसी पुराने स्थान पर फोन पर व्यस्त था। वो किसी विदेशी कंपनी से बात कर रहा था। पास ही मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। हर ईंट, हर दीवार एक नए आरंभ की गवाही दे रही थी। इंस्टीट्यूट का नया रूप उद्घाटन के लिए तैयार हो रहा था। किसी दोपहर जय की कार अमृता की हवेली के बाहर आकर रुकी। जय ने अपने मोबाइल से अमृता को फोन किया। कुछ ही पलों में अमृता दरवाजे पर आई। जय ने खिड़की से इशारा किया, बैठो, जरा चलना है। हम कहाँ जा रहे हैं जय? अमृता ने पूछा। जय ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ हल्के सुर में एक धुन गुनगुना रहा था, कार को तेजी से चलाता हुआ। कुछ बोलते क्यों नहीं? अमृता फिर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? कुछ ही देर में एक बड़ा सा बोर्ड सामने दिखाई दिया, जैड स्टूडियोज। कार रुकती है। जय बाहर निकलता है और अमृता का हाथ थाम लेता है। प्रवेश द्वार पर रिबन बंधा हुआ है। कट करो इसे, जय ने कहा। अमृता थोड़ी असमंजस में थी, पर उसने रिबन काट दिया। दोनों भीतर आए। अब वे एक अंधेरे कमरे में थे। जय ने अमृता को पास में बिठाया और फिर एक रिमोट से फिल्म शुरू कर दी। वही फिल्म जो अमृता ने बनाई थी। फिल्म जल्दी ही खत्म हो गई। हॉल में तालियां बजने लगीं, लाइट्स जल उठीं। पूरा हॉल भरा हुआ था। देवमणि मिश्रा, दीनानाथ जी, शीला, डमरू की माँ, ऋचा, रोज, डमरू, पिंकी, घंटू, ननकऊ, नेता, भैया, भाभी और अमित सभी वहीं मौजूद थे। अमृता पहले तो थोड़ी सकुचाई, फिर खुशी से जय को गले लगा लिया। फिर जय उसे एक और कमरे में ले गया। वहां करीब 100 लोग काम कर रहे थे। जय अमृता का हाथ थामे उसे एक और हॉल की ओर ले गया। दरवाजा खुला और सामने का दृश्य देखकर अमृता की सांस जैसे थम गई। सैकड़ों बच्चे कंप्यूटर पर झुके हुए थे। कोई टाइपिंग कर रहा था, कोई डिजाइन बना रहा था, तो कोई मुस्कुराता हुआ स्क्रीन की ओर देख रहा था, जैसे अपने ही सपनों को आकार देता हो। दीवारों पर प्रेरणादायक बातें लिखी थीं और कोने में एक बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विवेकानंद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अमृता की आंखों से आंसू बहने लगे। ये खुशी के आंसू थे, संतोष के आंसू। उसका सपना जो किसी वक्त टूटा था, आज और भी सुंदर रूप में सामने था। जय ने धीरे से कहा, तुमने मुझे चलना सिखाया। अब मैं चाहता हूं कि ये बच्चे उड़ना सीखें, तुम्हारे सपनों के पंखों से। अमृता ने जय की ओर देखा। उसकी आंखों में गहराई थी और उन आंखों में खुद को देखकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका जीवन अधूरा नहीं, पूरा है। बच्चों की मुस्कानें, टाइपिंग की आवाज़ें और उस कमरे की उजली रोशनी, इन सब के बीच एक कहानी अपने मुकाम पर पहुंची। ये सिर्फ एक स्थान नहीं था, ये 2 दिलों के साझा स्वप्न का घर था। और यहीं एक सफ़र थम नहीं गया, बल्कि कहीं और से फिर शुरू हो गया। समर्पण उन सभी शिक्षकों को जो शब्द नहीं, संवेदनाएं पढ़ाते हैं, जो पाठ्यक्रम नहीं, जिंदगी समझाते हैं, और जो एक छात्र के भीतर छिपे सपनों को पहचान कर उसे उसकी उड़ान लौटा देते हैं। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।